हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में, इसके वेरिएबल्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विक्टर ब्रूम के बारे में, जिन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी। विक्टर हेराल्ड ब्रूम ये एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे एंड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर थे एट द येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू अगर आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है अपने टॉपिक में कि नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, सिर्फ इसलिए इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ही वॉज एन एक्सपर्ट इन एनालाइजिंग साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑन लीडरशिप। वो लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो होता है पीपल का, उसको एनालाइज करने में ये एक्सपर्ट थे। और इन्होंने पर्सनली ये जो थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जिसे हम कहते हैं, तो वो उन्होंने बनाई थी 1964 में। फिर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपसे क्या कहती है? वो आपसे ये कहती है कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी दूसरा, और तीसरा है वेलेंस। और इन तीनों को मिलाकर के हम लोग अपने पर्सनल गोल्स या पर्सनल सेटिस्फैक्शन को अटेन करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सपेक्टेंसी के बारे में। तो एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? इंडिविजुअल का एफर्ट होता है। इंडिविजुअल कहता है कि अगर मैं अच्छा एफर्ट दूंगा तो उससे क्या होगा, मुझे एक हाई परफॉर्मेंस मिलेगी। इंस्ट्रूमेंटालिटी क्या कहती है कि अगर ये जो परफॉर्मेंस हमने दिया है, मतलब एफर्ट लेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो उससे एक अच्छा आउटकम मिलेगा। तो ये जो परफॉर्मेंस है, ये किसका हिस्सा होता है? इंस्ट्रूमेंटालिटी का हिस्सा होता है। और अगर हमें एक अच्छा आउटकम मिलेगा तो क्या हम उस आउटकम को एक वेलेंस या फिर वैल्यू दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स या फिर वेलेंस हम उसको कहते हैं। तो उसमें क्या बोला गया है कि विल आई बी एबल, डू आई फाइंड द आउटकम्स डिजायरेबल? क्या हम उन आउटकम्स को जो हमें मिल रहे हैं, हम उसको डिजायरेबल या वैल्यूएबल कंसिडर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ओके, तो इसी में थ्री काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स इसमें दिए हुए। सबसे पहले एफर्ट और परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में। परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड, इंस्ट्रूमेंटालिटी और वेलेंस के बीच में। और रिवॉर्ड एंड पर्सनल गोल, दैट इज वेलेंस और पर्सनल गोल्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसी में एक्सपेक्टेंसी। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द बिलीव दैट द मोर एफर्ट इज एक्सपेंडेड ऑन अ टास्क ग्रेटर आर परफॉर्मेंस। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बहुत एफर्ट लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अपनी खुद के एग्जाम्स ले लो, कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम बहुत पढ़ाई करेंगे तो ही मेरी जो परफॉर्मेंस है कल के एग्जाम में अच्छी जाएगी। अब दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स यू टेक। चिट्स बनाने वाली बातें हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है एक्सपेक्टेंसी के बारे में, जिसमें कहा गया है कि अगर आप अपना एफर्ट ले लो, मतलब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि इसके बाद अगले दिन आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो कैसी रहेगी? वो मतलब परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। इंस्ट्रूमेंटालिटी आता है। इंस्ट्रूमेंटालिटी कहता है कि ये जो बिलीफ है वो ये कहता है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी गई तो जो उसका रिवॉर्ड मुझे मिलेगा वो भी अच्छा जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटालिटी ये कहती है। फिर वेलेंस आता है, what value we place on the expected outcomes of our rewards। अब expected outcome मेरा क्या था? किसी ने 80 मान ने अपने टारगेट रखा है, किसी ने 90 टारगेट रखा है। अब कोई इंसान ने 80 पा करके भी खुश है, वेलेंस है, भाई वैल्यू कर रहा है अपने मार्क्स को। और कोई इंसान है उसके 90 भी आ गए, 90 भी आ गए, तो भी वो खुश नहीं है। तो दैट इज नोन एज वेलेंस, कि हम जो आउटकम पर जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, जो हमको आउटकम मिल रहा है, उसका ये जो रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, क्या हम उस पर उतना वैल्यू लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं? आर वी हैप्पी गेटिंग व्हाट वाज एक्सपेक्टेड और व्हाट रिवॉर्ड आई हैव रिसीव्ड? क्या मैं उसके बाद खुश हूं कि नहीं खुश हूं? ठीक है, दैट इज वेलेंस। नाउ वी विल स्टडी इट इन छोटा सा डिटेल, क्योंकि आपको ऑब्वियसली डायग्राम ही नहीं चिपकाना है वहां पर, यू हैव टू राइट इन डिटेल ऑल्सो। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है विक्टर हेराल्ड ब्रूम क्रिएटेड दिस थ्योरी इन 1964। His study of psychology has shed light on how people behave in the workplace। तो क्या बोला गया है कि उसकी जो स्टडी है साइकोलॉजी की, वो ये दिखाती है कि पीपल अपनी वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करते हैं, स्पेशली जब मोटिवेशन, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की बात आती है। फिर वो कहते हैं कि ये जो थ्योरी है
इस अजम्पशन अनुमान पर बेस्ड है कि पीपल विल मैक्सिमाइज देयर प्लेजर एंड मिनिमाइज देयर पेन। इसका मतलब है कि वो इस वे में बिहेव करेंगे कि उनको बेस्ट आउटकम मिले। कोई भी इंसान अगर एग्जाम भी देने जा रहा है तो वो बिना प्रिपरेशन के या बिना पढ़ करके राम भरोसे या भगवान भरोसे नहीं जाता है। ठीक है, कुछ तो इंसान ओपन करके देखता है, भले वो 1 घंटा पहले ही समझ रहा हो। तो वही चीज बोली कि लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि वो अपना बेस्ट, कम से कम अपना बेस्ट आउटकम या अपना बेस्ट रिवॉर्ड उनको मिल जाए। तो इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि जो भी करें वो बेस्ट करें ताकि उनको लास्ट में प्रॉब्लम्स ना हो। ये जो थ्योरी है इज डिपेंडेंट ऑन द आइडिया दैट the more an employee values the outcome, the more motivated they will be to achieve it। कि अगर एक इंसान ये कह रहा है कि हम इस आउटकम को इतनी वैल्यू दे रहे हैं, भाई हमें 90% चाहिए और 90% मेरे लिए बहुत होता है, या मुझे ये पैकेज चाहिए और ये पैकेज मेरे लिए बहुत होता है, तो हम उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे उस पर्टिकुलर टास्क को अटेन करने के लिए। द मोर एफर्ट दे पुट इन to succeed, the more certain they are of getting that satisfied reward। क्या बोला गया है कि जितना एफर्ट वो लोग लगाएंगे, एक्सपेक्टेंसी जिसे हम कहते हैं, तो जितना वो एफर्ट लगा रहे हैं सक्सेस पाने के लिए, उतना ही वो लोग सर्टेन होते हैं कि उनको जो उनका मन चाहा रिवॉर्ड है वो मिलेगा। इसी के कनेक्शन में मोटिवेशन, एफर्ट, परफॉर्मेंस के कनेक्शन में उन्होंने 3 वेरिएबल्स को यहाँ पर दिखाया है। दैट फर्स्ट इज एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वेलेंस। तो एक्सपेक्टेंसी क्या कहता है कि हम लोग अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो उससे अच्छा अगर हम लोग अच्छा एफर्ट लेंगे तो उससे अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। इफ आई वर्क हार्डर दिस विल बी बेटर, तो ये मेरे लिए अच्छी चीज होगी। और ये किन चीजों से अफेक्ट होता है? ऑब्वियसली आपके पास राइट रिसोर्सेज अवेलेबल हो। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, ई नोट्स, वट एवर यू हैव, वो सब आपके पास होना चाहिए। अगर हम टोटली इंटरनेट पर डिपेंडेंट है पढ़ाई करने के लिए तो मेरे पास वो भी एक फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर राइट स्किल्स होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए आपके पास। ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश समझ में आए, हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी समझ में आए। यू शुड हैव दोज राइट स्किल्स कि कुछ भी है, यू आर अ गुड लिसनर, आप उस चीज को सुन रहे हो, आप उस चीज को समझ रहे हो। लास्ट इज हैविंग द नेसेसरी सपोर्ट टू गेट द जॉब डन। ओके, एंड इफ यू फील लाइक कि भाई ये एक एनवायरमेंट है जहां मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपका सपोर्ट सिस्टम भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इंसान पढ़ रहा है तो उसको नो वन इज सपोज टू डिस्टर्ब दैट पर्सन। सुपरवाइजर सपोर्ट या फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द जॉब। ठीक है, कि अगर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है दैट शुड ऑल्सो बी करेक्ट, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो भी सही होनी चाहिए इस केस में। फिर नेक्स्ट आफ्टर दैट इज एक्सपेक्टेंसी हो गया। एक्सपेक्टेंसी के बाद आता है मेरा इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी आपसे कहता है कि ये एक बिलीफ है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे एक वैल्यूड आउटकम मिलेगा। द डिग्री टू विच अ फर्स्ट लेवल आउटकम विल लीड टू अ सेकेंड लेवल आउटकम इफ आई डू अ गुड जॉब, देयर इज समथिंग इन इट फॉर मी। अगर मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने एफर्ट लिया तो मैंने परफॉर्मेंस दी, अगर मैंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो मुझे एक वैल्यूड आउटकम मिलेगा। अब ये किन चीजों से अफेक्ट होता है? पहली चीज क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए परफॉर्मेंस और आउटकम्स की, कि मैंने इतना करा है तो मुझे इतना मिलेगा, इतना किया है तो इतना मिलेगा। ठीक है, एंड द रूल्स ऑफ द रिवॉर्ड गेम, ट्रस्ट इन द पीपल हु विल टेक द डिसीजंस। ऑब्वियसली अगर आप वर्क प्लेस पे जाओगे तो यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट द पीपल योर सुपीरियर्स कि भाई अगर मेरी परफॉर्मेंस या मेरा टारगेट मीट हो जाता है तो वो लोग मुझे इतना रिवॉर्ड देंगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस दैट डिसाइड्स हु गेट व्हाट आउटकम। और ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए कि मैंने इतना टारगेट अटेन किया है इसलिए मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, उन्होंने इतना अटेन किया है इसलिए उनको ये रिवॉर्ड मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इज वेलेंस। वेलेंस कहता है कि ये एक इंपॉर्टेंस है जो पर्सन अपने एक्सपेक्टेड आउटकम पे लगाता है। अगर मैंने कोई काम किया और मैं उसके बदले एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे कैश मिलेगा,
तो आई विल नॉट आस्क फॉर अ एक्स्ट्रा हॉलीडे कि भैया हमको एक दिन की हॉलीडे, एक दिन की लीव दे दो, नहीं, मुझे तुम लीव मत दो, तुम मुझे उससे पेमेंट कर दो, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फॉर द वेलेंस टू बी पॉजिटिव, पर्सन मस्ट प्रेफर द आउटकम टू नॉट अटेनिंग इट, कि उसको वो आउटकम अटेन करना वो प्रेफर करे। क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर पर्सन जो है ही इज मेनली मोटिवेटेड बाय मनी, तो अगर उसको कुछ और ऑफर दिया जाएगा जैसे एडिशनल हॉलीडे या एनी ऑफ द नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स उसको दिए जाएंगे, तो वो उसको नहीं लेगा। अ रिवॉर्ड जरूरी नहीं है कि बहुत ग्रैंड जेस्चर हो, कुछ भी जो एम्प्लॉय को मीनिंगफुल लगता है, बोनस हो गया, टाइम ऑफ हो गया, या फिर रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन, जो भी वो वैल्यू करता हो वो सारी चीजें। अब इसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला कहता है -1, -1 कहता है कि अरे हमको अवार्ड की कोई जरूरत नहीं है, अवॉइड कर रहे हैं बिल्कुल। सेकंड इज अपेथेटिक अबाउट द आउटकम या रिवॉर्ड, कि भाई हम सोच ही नहीं रहे, आई एम जस्ट लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर आउटकम। और लास्ट वन इज +1, दैट इज डिजायरिंग द आउटकम और रिवॉर्ड। फिर इसी को ही लिखा हुआ है कि इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट होता है, दैट इज motivation. Efforts you will take, you will get a better performance. Your better performance will lead to better outcome. The more value you put to an outcome will bring you motivation. Okay, अब ये जो मैंने बोला इतनी जल्दी जल्दी, ये लिखा नहीं था कहीं, तो ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि ये जो थ्योरी है इसके एडवांटेजेस, इसमें लिखा हुआ है कि मोटिवेशन जो है इट इज को रिलेटेड विद सेटिस्फैक्शन। द मोर मोटिवेटेड यू आर, द मोर सेटिस्फाइड यू विल बी। फिर एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू इंक्रीज मोटिवेशन, द मोर वी एक्सपेक्ट द मोर वी विल बी मोटिवेटेड, इवन इफ इवेंचुअल आउटकम जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं करता है, बट अगर हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा होगा, तो हम लोग फिर मोटिवेटेड रहते हैं। फिर द थ्योरी लाइक कुछ एग्जाम्स आप अपने ले सकते हो जो बहुत टिपिकल सब्जेक्ट्स हो, एंड इन केस इन दैट यू फील लाइक कि भाई डिफिकल्ट है, तो फिर आप ऑलरेडी लीस्ट मोटिवेटेड हो। बट कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें यू फील लाइक कि बहुत इजी सब्जेक्ट्स है, इन केस यू आर टेकिंग दोज सब्जेक्ट्स, आप ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हो, आपको पता है कि ये पेपर तो अच्छा जाना ही है। तो फिर थर्ड वन कहता है दिस थ्योरी एम्फसाइजेस रिवॉर्ड्स, पे ऑफ्स एंड गोल अचीवमेंट, मतलब इस पर वो ज्यादा फोकस करती है कि हम जो भी एम्प्लॉय है उनको रिवॉर्ड दें, पेमेंट दें, और गोल्स अचीवमेंट की, हाँ फाइनली ओके आई हैव डन माय वर्क। फिर it champions the fact that effort should lead to increased performance, which should then lead to achievement of the desired outcome. तो ये किस फैक्ट पर बिलीव करती है कि जो एफर्ट है उससे परफॉर्मेंस अच्छी होगी और उसके कारण मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड या डिजायर्ड आउटकम मिलेगा। फिर लिखा हुआ है कि समवट आइडियलिस्टिक है, रियलिस्टिक मतलब समथिंग जो प्रिडिक्शन पर बेस्ड है, ठीक है, सम इमेजिनरी चीजों पर बेस्ड है, क्योंकि ये अज्यूम कर रहा है कि एफर्ट और परफॉर्मेंस जो है वो डिजायर्ड आउटकम लेकर आएगा। रियलिस्टिक चीजें उसमें कम है, और हम लोग इन इनपुट्स को इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मतलब इस थ्योरी में नहीं कंसिडर किया गया है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, ओवरऑल कैपेसिटी हो गया, रादर देन एफर्ट अलोन। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हो सकता है कि पर्सन जस्ट बिकॉज कि ही इज वेल एजुकेटेड वो कम एफर्ट डालेगा तो भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी। हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि उस पर्सन ने बहुत एफर्ट ले रहा है। अब मान लो कि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड या उसकी ओवरऑल कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो भी वो जितना एफर्ट ले ले बट उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाएगी, तो इस चीज को हमने इसमें कंसिडर नहीं किया है। ओके, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर नॉट देयर at all, means in these 3 4 5 years, so still you need to study the topic. Okay, and tell me if there's something else you wish to understand. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.